चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं आरपी मिश्रा दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों आज के इस धुआंधार सेशन को फिर से शुरू करते हैं। तो चलेंगे, शुरुआत करते हैं दोस्तों। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, गुथरी ने अपने प्रयोग किसके साथ किए? टॉलमैन ने, हॉर्टन के साथ, थॉर्नडाइक के साथ, या फिर बेंडोरा के साथ? दोस्तों आइए शुरू करते हैं। गुथरी ने अपने प्रयोग किसके साथ किए? टॉलमैन के साथ, हॉर्टन के साथ, थॉर्नडाइक के साथ, या बेंडोरा के साथ? दोस्तों आइए देखते हैं। यस, लेट्स गो। यस, ओके, आइए, लेट्स गो। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, गुथरी ने अपने प्रयोग किसके साथ किए? टॉलमैन के साथ, हॉर्टन के साथ, थॉर्नडाइक के साथ, या फिर बेंडोरा के साथ? तो दोस्तों आपको बता दें थोड़ा सा कि गुथरी को हम लोग लगातार दोस्तों काफ़ी आपको पढ़ा भी रहा हूँ रेगुलर, और आप देख भी रहे हैं। गुथरी ने दोस्तों जो प्रयोग किया था उसने अधिगम का समीपता का सिद्धांत दिया था। दोस्तों किसने दिया था? समीपता का सिद्धांत। और दोस्तों उन्होंने उनके इस सिद्धांत को, जैसा आप जानते हैं, एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे एसआर, मैंने आपको पढ़ाया है अभी लेक्चर्स में, एसआर एसोसिएशन, उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य का सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। और यह सिद्धांत गुथरी ने एक प्रयोग किया दोस्तों। किसके? गुथरी ने थॉर्नडाइक की तरह दोस्तों, तो थॉर्नडाइक की धज्जियां निकाल दी उन्होंने, और उन्होंने बिल्लियों एवं बाद में जानवर बदलकर खरगोशों पर प्रयोग किया गाइज। और यह प्रयोग गुथरी ने, आप सभी जानते हैं, गुथरी ने अपने एक सहयोगी जिनका नाम था हॉर्टन के साथ किया गाइस। सो द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। गुथरी ने अपने प्रयोग अपने सहयोगी हॉर्टन के साथ किए थे, इसलिए हम इसे गुथरी हॉर्टन प्रयोग कहते हैं। किसका कहते हैं? गुथरी हॉर्टन प्रयोग। एंड द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे। सही उत्तर है गाइस, सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। यस करेक्ट। लेट्स गो, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, गुथरी ने थॉर्नडाइक के कितने नियमों को गलत बता दिया? 1, 2, 3, 4। तो आज का यह सेशन पूरी तरह से सूचना से भरा होगा। आपको बताना है कि गुथरी ने थॉर्नडाइक के कितने नियमों को गलत सिद्ध कर दिया है, कि थॉर्नडाइक के कितने नियम गलत हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। आइए देखते हैं दोस्तों इसको। आइए, यस, गुथरी ने थॉर्नडाइक के कितने नियमों को दोस्तों गलत करार दे दिया? यस, ओके, देखते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें गाइज, हमने कई बार डिस्कस किया है, और आपके दोस्तों उत्तर देखकर बड़ी खुशी हो रही गाइज। यस, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। उन्होंने कहा दोस्तों कि जब एक ही बार में, याद करिए उन्होंने क्या कहा, एकल प्रयास अधिगम, जब प्राणी एक ही बार में सीख लेता है तो त्रुटि एवं प्रयास की जरूरत ही क्या है? अर्थात त्रुटि एवं प्रयास का जो नियम है वह गलत है। किसका? थॉर्नडाइक का। उनके एक नियम को उसने ये गलत सिद्ध किया। दूसरी बात दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, उसने कहा कि जब बिना भोजन दिए, जब बिना पुरस्कार दिए, जब बिना पुनर्बलन दिए भी अधिगम हो रहा है तो जबरदस्ती भोजन की व्यवस्था करने की क्या जरूरत है? भोजन की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात उसने दोस्तों प्रभाव का नियम, क्या? प्रभाव का नियम भी थॉर्नडाइक का गलत काट दिया दोस्तों। उसने थॉर्नडाइक के 2 नियमों को गलत काट दिया। पहला, त्रुटि एवं प्रयास का नियम। उसने कहा जब एक ही बार में प्राणी सीख लेता है तो त्रुटि और प्रयास की जरूरत ही क्या है। और दोस्तों उसने कहा कि जब जान, क्योंकि इसे आकस्मिकता का सिद्धांत, जब आदमी की जान खतरे में हो तो दीपक दिखाने पर तुरंत भागेगा, ऐसे में भोजन थोड़ी मांगेगा, अपने प्राण बचाएगा। अर्थात यहां प्रभाव की, पुनर्बलन की, पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों गुथरी ने कहा कि पुनर्बलन दिया जाना चाहिए पर अधिगम के लिए नहीं।
पुनर्बलन इसलिए दिया जाना चाहिए कि बंदा भूल न जाए। जैसे दोस्तों कहने का अर्थ क्या है, आपने पाइथागोरस का प्रमेय एक बार सिद्ध कर लिया, आपने सीख लिया, तो आपको दोबारा अगर पैसा नहीं दिया जाएगा क्या आप नहीं सीखोगे? बिल्कुल सीखोगे। आपको पुनर्बलन या पुरस्कार सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि ताकि विस्मृति के कारण आप उसे भूल न जाएं। और द राइट आंसर इज गाइस यस, बी फॉर बॉम्बे, सही उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। टेलर ने सृजनात्मकता के कितने स्तर बताए हैं दोस्तों? टेलर ने सृजनात्मकता के कितने स्तर बताए हैं गाइज? आइए एक बार देखते हैं। बहुत ही दोस्तों, बहुत ही डीप क्वेश्चन। आइए बहुत डीप क्वेश्चन दोस्तों, जिससे आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा दोस्तों। टेलर साहब को सृजनात्मकता के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, तो आपको बताना है दोस्तों उसने कितने, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा दोस्तों। आइए दोस्तों, टेलर साहब ने, मैं चाहूंगा कि आप इसको, मैं चाहूंगा जो लोग दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपके पूर्व ज्ञान को भी देखना चाहूंगा। वैसे आप में से काफी लोगों ने इसे पढ़ा हुआ है बीएड बीटीसी में, पर मैं चाहूंगा कि एक बार आप भी ट्राई करें दोस्तों। टेलर ने सृजनात्मकता के कितने स्तर बताए हैं दोस्तों? तो आइए एक बार मैं आपको बताता हूं। अभिव्यक्तात्मक नैतिकता, सृजनात्मकता, माफ करेंगे, इसको मैं चाहूंगा आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लें। दूसरा उत्पादक सृजनात्मकता। तीसरा नवाचारी सृजनात्मकता। अन्वेषणात्मक सृजनात्मकता। और लास्ट में दोस्तों उदयात्मक सृजनात्मकता। दोस्तों ये सृजनात्मकता के 5 स्तर बताए हैं किसने? टेलर साहब ने। दोस्तों आपको हल्का सा समझा देता हूं, तो आपका उत्तर आप समझ गए होंगे, डी है गाइस। दोस्तों सबसे हल्का स्तर क्या होता है कि आप किसी चीज को नए तरीके से विचार प्रस्तुत कर दो। जैसे आपसे पूछा जाए भाई आप इस समस्या के बारे में क्या सोचते हो, या समस्या का समाधान बताइए, तो सब ने जैसा बताया आपने उससे अलग बता दिया। तो बहुत हल्का है, आपने कोई प्रोडक्ट की रचना नहीं की, इसलिए इसे अभिव्यंग्यात्मक, सबसे निम्न स्तर दोस्तों। दूसरा स्तर होता है जब आप कोई वस्तु बना दें, किसी नए आविष्कार को कर देते हैं, उत्पादक, या दूसरा लेवल होता है दोस्तों। तीसरा नवाचारी दोस्तों, जब किसी काम को करने को आप एक नया तरीका ढूंढ डाले तो यह नवाचारी। जैसे दोस्तों नई शिक्षण विधि लाना, नई शिक्षण सामग्री लाना, यह नवाचारी सृजनात्मकता है, तीसरा लेवल होता है। चौथा होता है दोस्तों अन्वेषणात्मक सृजनात्मकता। जब आप कोई नया सिद्धांत या कोई ऐसी चीज खोज डाले जो अमूर्त हो। दोस्तों जानते हैं वस्तु बनाना आसान है, पर जो चीज नहीं दिखती वह ढूंढ निकालना ज्यादा मुश्किल है। जैसे दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि टॉमस अल्वा एडिसन का बल्ब का आविष्कार हल्का माना जाएगा, पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम उससे ज्यादा भारी माना जाएगा, क्योंकि बल्ब दिखता है, उसका आविष्कार करना आसान है। पर दोस्तों जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिखा, यह एक अमूर्त अन्वेषण है, इसलिए दोस्तों ये चौथा लेवल है। और लास्ट में दोस्तों उदयात्मक सृजनात्मकता, जो सबसे रेयर और सबसे दुर्लभ होती है दोस्तों। ये क्या होता है? जब एक व्यक्ति कोई ऐसी चीज का आविष्कार कर दे कि वह पुराने ढंग को बदलकर एक नए ढंग को शुरू कर दे, या पुरानी चीज को नए तरीके से यूज करने लगे, तो दोस्तों इसे हम क्या बोलेंगे? उदयात्मक सृजनात्मकता कहलाएगी। ये 5 लेवल हैं दोस्तों, और यह दिए हैं किसने? IA टेलर ने। तो मैं चाहूंगा दोस्तों आपको जरूर अच्छा लगा होगा यह सेशन, और आपको यहां से दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं चाहूंगा। यस, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। यस, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टॉरेंस ने सृजनात्मक बालकों के कुल कितने गुण बताए हैं दोस्तों? बहुत ही आज थोड़ा सा सृजनात्मकता पे कुछ क्वेश्चन लिए गए दोस्तों। टॉरेंस ने सृजनात्मक बालकों के कुल कितने गुण बताए हैं? 80, 82, 84, 86। तो टॉरेंस ने सृजनात्मक बालकों के कुल कितने गुण बताए हैं दोस्तों? गाइस आइए एक बार जानते हैं।
दोस्तों टॉरेंस साहब जिन्होंने सृजनात्मकता के 4 तत्व दिए हैं, दोस्तों कई बार मैं बात कर चुका हूं। सृजनात्मकता के अध्ययन में पॉल टॉरेंस का नाम दोस्तों बहुत ही अग्रणी है और उन्होंने दोस्तों सृजनात्मक बालकों के कुछ गुण बताए हैं। दोस्तों कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए, उन्होंने सृजनात्मक बालकों के 84 गुण बताए हैं। दोस्तों कितने गुण बताए हैं? 84 गुण बताए हैं। तो मैं चाहूंगा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एंड द राइट आंसर इज गाइस सी फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सृजनात्मकता के तत्व प्रवाह के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों 1, 2। दोस्तों आप जानते हैं सृजनात्मकता के 4 तत्व हैं। दोस्तों क्या है? प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, और दोस्तों अगला क्या है? विस्तारण या व्याख्या। विस्तारण कई बार दोस्तों बता चुका हूं। इसमें दोस्तों प्रवाह को भी कुछ भागों में बांटा गया है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप बताएं कि प्रवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं गाइस। आइए एक बार देखते हैं। यस, तो आपको बता दें यह सबसे डीप क्वेश्चन है जो कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें प्रवाह के 4 प्रकार बताए गए हैं। दोस्तों पहला 4 प्रकार विचारात्मक प्रवाह। क्या? विचारात्मक प्रवाह। इसमें दोस्तों व्यक्ति नए नए विचारों की रचना करता है। अभिव्यक्तात्मक प्रवाह। दोस्तों यह व्यक्ति किसी चीज को प्रकट करने का एक नया तरीका ढूंढ लेता। अभिव्यक्ति, देखिए दोस्तों विचारों में नए नए विचार आएंगे, पर अभिव्यक्तात्मक प्रवाह में अभिव्यक्ति के नए नए तरीके आएंगे। जैसे दोस्तों एक आदमी गुस्से में आदमी को गाली दे रहा है, एक आदमी घूर दे रहा है आंखें लाल करके, तो भी गुस्सा प्रकट तो हो रहा है, नए तरीके से अभिव्यक्ति कर रहा है। और अगला दोस्तों नेक्स्ट तीसरा है साहचर्यात्मक प्रवाह। कि दोस्तों एक आदमी बिखरी हुई चीजों को नवीन तरीके से जोड़ ले, इसे एसोसिएटिव फ्लुएंसी कहते हैं दोस्तों। और चौथा कहलाता है वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह। दोस्तों जो बिना रुके शब्दों द्वारा नए नए बना सके, नए नए वाक्य बना सके, इसे शब्द प्रवाह कहते हैं गाइज। और ये 4 प्रकार के प्रवाह पाए जाते हैं किसमें? प्रवाह तत्व में। सो द राइट आंसर इज गाइज डी फॉर डेनमार्क। सही उत्तर है दोस्तों डी फॉर डेनमार्क। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे गाइज। यस, आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आई। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का प्रकार है? दोस्तों निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का प्रकार है? आकस्मिक सृजनात्मकता, सहज सृजनात्मकता, संरक्षणात्मक सृजनात्मकता, डी उपरोक्त सभी। आइए दोस्तों इसको बहुत आज के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही दमदार रहेंगे। लगातार दोस्तों क्वेश्चंस में वेरिएशन देने की कोशिश कर रहा हूं और आपको दोस्तों सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि आप 100-125 प्रैक्टिस का एक टारगेट बनाए दोस्तों मेरे साथ, बस और कुछ नहीं गाइज। हमेशा कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। इस सेशन में मैंने नवीनता पे और अलग अलग कुछ करने पर काफ़ी जोर दिया है, काफ़ी फोकस किया है दोस्तों। आपको बता दूं वास्तव में सृजनात्मकता के दोस्तों मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से, ऑफ कोर्स आप जानते हैं डेटा, आप मेरा तरीका जानते हैं, मैं डेटा ट्रांसफर करता हूं और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया गाइज। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। पर दोस्तों इसको मैं आपको समझाऊंगा। जैसे दोस्तों अचानक ही आपने कुछ नया बनाया, अचानक ही कुछ नया करना, यह दोस्तों क्या है? यह अचानक, जैसे दोस्तों कोई आदमी कुछ काम कर रहा है दोस्तों, अचानक ही कोई आविष्कार हो गया, अचानक ही उसने कुछ, दोस्तों नाम है ना आकस्मिक सृजनात्मकता। और दोस्तों सहज, जानबूझकर नया करना, जानबूझकर नया करना। दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि जब हल जोतने से
समय बहुत ज्यादा लग रहा होगा, तो लोग परेशान होंगे, यार ऐसा क्या बनाए कि ये बैल वाली प्रणाली से कम समय लगे। तो दोस्तों ट्रैक्टर द्वारा हल जोतने की प्रणाली आई दोस्तों। तो यह लोगों ने खूब सोच विचार कर किया होगा, अचानक नहीं किया होगा, लोग परेशान रहे होंगे और फिर यह आविष्कार हुआ होगा। यह सहज है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, ऐसा कुछ आविष्कार कर देना दोस्तों, लास्ट वाला बहुत ही रेयर है, क्या? ऐसा कुछ नया बनाना, कुछ नया बनाना जो शायद आज काम में न आए, काम में न आए, पर भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हो, उपयोगी हो। दोस्तों इसे संरक्षणात्मक सिद्धांत, दोस्तों जब से कंप्यूटर की खोज हुई होगी, जरा सोचिए दोस्तों, ये शब्द आपको उदाहरण समझाना चाहता हूं। संरक्षण का अर्थ होता है दोस्तों भविष्य के लिए बचा कर रखना। दोस्तों जरा सोचिए, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ होगा तो लोगों ने पहले खूब विरोध किया होगा, अरे यार हटाओ यार, आदमी बढ़िया काम कर रहे हैं, मशीन क्या बढ़िया काम करेगी। शुरू में लोग इसको उपयोग को उतना नहीं समझ पाए होंगे, पर दोस्तों कौन जानता था कि 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे होगा, और हर आदमी के हाथ में दोस्तों आपका फोन एक क्या है, एक कंप्यूटर ही तो है गाइज। तो यह तीनों प्रकार है किसके, सृजनात्मकता के। दोस्तों मैं चाहूंगा इसको एक बार हल्का सा आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चला जाए इसको। यस, आइए, राइट, ओके। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। मापन द्वारा, दोस्तों मापन की 3 परिभाषाएं 4 मैं आपको बताना चाहता हूं। मापन द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। दोस्तों आइए, यह किसकी परिभाषा है? आइए, मापन द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है, यह किसकी परिभाषा है? बोर्डोक और ब्रैडफील्ड की। दोस्तों आइए देखते हैं। यस, आइए, गाइज आपको बता दें दोस्तों, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको दोस्तों जो परिभाषाएं, खासकर दोस्तों मैंने बोला था कि स्टीवेंस की परिभाषा, निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है दोस्तों। और यह दोस्तों परिभाषा जो आप देख रहे हैं, नियमों द्वारा किसी तथ्य, दोस्तों मुझे लग रहा है मापन यहाँ पे शब्द थोड़ा सा, मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान। दोस्तों एक बात तो समझते, प्रतीक या चिन्ह शब्द जरूर यहाँ पे आएगा। और यह परिभाषा है दोस्तों ब्रैडफील्ड तथा मोरडॉक की। किसकी है? ब्रैडफील्ड तथा मोरडॉक की। मैं चाहूंगा एक बार हल्का सा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यस, और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। मापन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 1 2 3 4। आइए, मापन कितने प्रकार का हो सकता है दोस्तों? गेस करिए गाइस। मैं हमेशा बोलता कुछ जगहों पे दोस्तों सिर्फ गेस ही आपके लिए बहुत होता है। मापन कितने प्रकार का हो सकता है? 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का। आइए देखते हैं। यस, मापन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो गाइस जैसा आप जानते हैं, कई बार वैसे इस क्वेश्चन को मैं वैसे पहले भी कई बार ले चुका हूं दोस्तों। मापन कितने प्रकार का हो सकता है? आइए एक बार हल्का सा देखते हैं कि मापन कितने प्रकार का हो सकता है दोस्तों। चलिए एक बार खुद देखते हैं दोस्तों। अगर आप कितना भी दिमाग लगाइए, जैसे गेस करिए, आप 2 ही प्रकार की चीजें माप सकते हो। जैसे इस बोर्ड की, जैसे दोस्तों ये बोर्ड दिख रहा है, अब आपको बोलूं मैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई मापिए, तो क्योंकि यह दिख रहा है, इसका एक शरीर है, यह विजिबल है, यह मूर्त है, इसलिए इसे दोस्तों हम भौतिक मापन कहेंगे। या इससे क्या कहते हैं, इसको दोस्तों आप कह सकते हैं क्या? मात्रात्मक मापन। क्या?
क्योंकि दोस्तों इसको मात्रात्मक मापन क्या, कि जिसके मापने की कोई मात्रक हो, जैसे किलोग्राम में, इंच में, सेंटीमीटर में, लीटर में, दोस्तों इसे मात्रात्मक मापन कहा जाएगा। और हम सभी जानते हैं मात्रात्मक मापन मूर्त वस्तुओं का ही होगा। और अगला दोस्तों जरा सोचिए, पर आप जानते हो आप पर्सनैलिटी का मापन करते हो, आप देखते हो दोस्तों बुद्धि का मापन भी होता है आईक्यू द्वारा, पर क्या बुद्धि दिखाई पड़ती है? नहीं, बुद्धि एक गुण है, बुद्धि एक विशेषता है, एक ट्रेट है, यह दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात यह अमूर्त मापन है। इसलिए दोस्तों हम इसे क्या कहते हैं, गुणात्मक मापन कह सकते हैं। जैसे वजन, लंबाई, ये सब मूर्त है, आप इसे देख सकते हो, पर बुद्धि, व्यक्तित्व, ये सब दोस्तों क्या है, ये सब गुणात्मक मापन है। तो मापन वास्तव में सिर्फ दो तरह का हो सकता है, या तो मात्रात्मक हो सकता है गाइज, या तो क्या हो सकता है, गुणात्मक हो सकता है। आइए एक बार चलते हैं 8वां। रॉस ने ऐच्छिक और अनैच्छिक अवधान को कितने भागों में बांटा है दोस्तों? आइए, रॉस ने, दोस्तों ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं आज इस पूरे चैप्टर में यही एक प्रश्न है जो आता है कभी कभी, तो मैंने इसको ले लिया है अवधान और अभिरुचि वाले चैप्टर से। क्या रॉस ने ऐच्छिक एवं अनैच्छिक अवधान को कितने भागों में बांटा है? 2-2 भागों में बांटा है, 3-3 भागों में बांटा है, 4-4 भागों में बांटा है, या 5-5 भागों में बांटा है दोस्तों? आइए तो कहने का अर्थ क्या है कि कुछ चीजें देखिए दोस्तों, वास्तव में पहले जान लें कि यह डिवीजन गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। रॉस ने अवधान का दोस्तों हमारे शुद्ध हिंदी में, देहाती भाषा में जिसे आप ध्यान कहते हो, उसी को हम अवधान कहते हैं दोस्तों। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों। तो रॉस साहब ने अवधान को 2 भागों में, जब आप जानबूझकर ध्यान दो तो इसे ऐच्छिक अवधान कहते हैं दोस्तों, और ना चाहो तो भी आपका ध्यान चला जाए तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, अनैच्छिक अवधान। जैसा नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों। आइए अब दोस्तों उन्होंने इन दोनों को फिर से 2-2 भागों में बांटा है। क्या? विचारित एवं अविचारित। और दोस्तों यहां भी 2 भाग है। क्या? सहज एवं बाध्य। दोस्तों अब मैं एक उदाहरण के थ्रू इसे समझाऊंगा तो आप समझ ही गए होंगे। उत्तर क्या है? 2-2। सही उत्तर क्या है दोस्तों? 2-2। अब आप उत्तर एक बार देखिए दोस्तों। देखिएगा, जब आप ऐच्छिक, जब जानबूझकर आप ध्यान दो तो इसे ऐच्छिक अवधान कहेंगे। जैसे अब दोस्तों विचारित, अब आप गणित लगा रहे हो तो क्या आप जानबूझकर सो के गणित लगाओगे? खूब ध्यान देकर आप गणित लगाओगे, यह विचारित, खूब ध्यान देकर। अगला दोस्तों अविचारित, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऐच्छिक तो है पर आप नहीं चाहते। जैसे दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप परीक्षा, जैसे दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि आपको कुछ काम, दोस्तों में एक उदाहरण, जैसे नहाना दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि आप ध्यान ना दो। दोस्तों कोई रात में लिख के लिखता है क्या, सुबह 9 बजे मुझे नहाना है, मैं लिख के रख लूं वरना मैं भूल जाऊंगा। दोस्तों अपने आप पे सुबह ध्यान आ जाता है कि नहीं यार नहाना है। अभी थोड़ी ये कह रहे यार हफ्ते में यार मैं 20, मेरी स्मृति बड़ी कमजोर है, मैं 20 दिन नहाना भूल गया, ऐसा नहीं है, अविचारित है दोस्तों। अनैच्छिक को देखिए दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनैच्छिक, आप नहीं चाहते हो फिर भी वो आपको दोस्तों ध्यान खींच लेती। जैसे इसमें 2 है, सहज, जो आसानी से, जैसे दोस्तों अब आप कितना भी चाहो, कोई आदमी भैया इतने कंजूस लोग हैं कि अगर भूख ना लगे तो खाना ना खाएं, पर दोस्तों आप ना चाहो तो भी भूख अपने आप लगेगी। यह सहज है, स्वतः का अर्थ है सहज, यह सहज अवधान है। अब दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान नहीं देना चाहते हो पर जबरदस्ती, जैसे दोस्तों मैं यहां पढ़ा रहा हूं, अब एक भड़ाम से आवाज हो, कोई दोस्तों शोर थोड़ी सुनना चाहता है, अनैच्छिक ही है, पर बरबस मजबूरी में मुझे उसे सुनना पड़ेगा, इसे बाध्य अवधान कहते हैं दोस्तों, बाध्य। तो दोस्तों यह रहा क्या, अवधान के 2 तत्व दोस्तों, ऐच्छिक अवधान, अनैच्छिक अवधान। यह अवधान के 2 प्रकार हैं। फिर हर एक प्रकार को 2-2 प्रकार में बांटा है किसने? रॉस साहब ने। सो द राइट आंसर इज गाइस ए फॉर अमेरिका। चलिए आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। आइए, सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? आइए शुरू करते हैं। सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों को व्यक्त करने की
मानसिक प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए रूस ने, बी जेम्स ड्रेवर ने, सी फ्रायड ने, डी क्रो एवं क्रो ने। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यस, आइए लेट्स गो। चलिए दोस्तों एक बार देखते हैं। आइए दोस्तों, सृजनात्मकता की 4 प्रमुख परिभाषाएं हैं जो आपको दोस्तों यहाँ चारों लोगों की मैं बताना चाहूंगा। प्रोफेसर रूस ने दोस्तों, अभी भी मैंने इसको पढ़ाया भी है यूपी टेट के नए बैच में, क्या कहा है रूस ने कि सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है जो कहीं भी पाई जा सकती है। यह परिभाषा रूस की है, पर यहां ऐसा नहीं लिखा, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं है। दोस्तों याद करिए, मैंने अभी लास्ट वाले लेक्चर में आपको क्या बताया था, नवीन रचना या नवीन उत्पाद की क्षमता सृजनात्मकता है, यह कहा है जेम्स ड्रेवर ने, इसलिए दोस्तों यह भी नहीं है हमारी परिभाषा। और फ्रायड ने दोस्तों सृजनात्मकता का दमन या रूपांतरण का सिद्धांत का है क्या, कि हमारे मन में छुपी अतृप्त इच्छाओं, काम वासना, मार काट को समाज डायरेक्ट नहीं प्रकट करता, इसलिए उनको रूपांतरित करके, बदल करके, शोधित करके प्रकट करना ही सृजनात्मकता है। दोस्तों ऐसा फ्रायड ने कहा है। और दोस्तों 2 परिभाषाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जेम्स ड्रेवर और क्रो एंड क्रो की है। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अगली परिभाषा जो आप ऊपर देख रहे हैं वह किसकी है, क्रो एंड क्रो की। दोस्तों यस, टी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल शिष्य दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा में शिष्य को गुरुकुल में, माफ करेंगे यहाँ गुरुकुल में होना चाहिए था दोस्तों, गुरुकुल में किन नामों से जाना जाता था? अंतःवासी, कुलवासी, ब्रह्मचारी, उपरोक्त सभी। दोस्तों आइए, वैदिक कालीन शिक्षा में शिष्य को किन नामों से जाना जाता था? अंतःवासी, कुलवासी, ब्रह्मचारी, उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें, वैदिक कालीन शिक्षा में, यस दोस्तों आपको बता दें, जब वैदिक कालीन शिक्षा में एक शिष्य गुरुकुल में अपनी शिक्षा प्रारंभ करता था दोस्तों, उसके कई नाम थे। जैसे आपने सुना होगा, आपने इसे पढ़ा भी होगा जब आपने बीएड बीटीसी जब भी किया होगा, उसमें दोस्तों आपने पढ़ा होगा, इसके कुछ नाम थे दोस्तों। क्योंकि वह दोस्तों एक अंतःपुर दोस्तों आश्रम के अंदर रहते थे, इसलिए दोस्तों उन्हें अंतःवासी कहा गया था। दोस्तों उन्हीं को कहा जाता था कुलवासी, क्योंकि दोस्तों गुरुकुल में लास्ट में कुल एक परिवार को, एक समूह को दिखाता था, इसलिए उन्हें कुलवासी कहते हैं। दोस्तों व्यसन पर, मदिरापान पर, काम वासना पर, इन सब से दूर एक त्यागी का लाइफ जीवन जीना होता था, इसलिए दोस्तों उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था। और दोस्तों एक नाम और था, मैं चाहूंगा आप इसको देख लें, द्विज। क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था दोस्तों। अर्थात अब आप समझ ही गए होंगे इसका उत्तर क्या है, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका उत्तर क्या है, उपरोक्त सभी। चलेगा, आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आई, भारतीय विद्यालयों में सहायता अनुदान राशि की शुरुआत कहां से हुई? हंटर कमीशन से, वुड के घोषणा पत्र से, 1813 के आज्ञा पत्र से, या मैकाले के विवरण पत्र से? दोस्तों आइए एक बार देखते हैं। यस, भारतीय विद्यालयों में सहायता अनुदान राशि। दोस्तों जैसे आप जानते हैं जूनियर का भी वैकेंसी आया है दोस्तों, आप जानते हैं इसे सहायता प्राप्त विद्यालय कहते हैं या एडेड जूनियर स्कूल्स बोलते हैं। दोस्तों यह सहायता, मतलब दोस्तों इनको एडेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूर्णतः सरकारी नौकर, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होते हैं। दोस्तों इनका अपना एक मैनेजमेंट होता है, आप जानते हैं इस बात को। दोस्तों ऐसे में सहायता अनुदान राशि देने की प्रणाली कहां से शुरू हुई? तो आपको बताना है हंटर कमीशन से, वुड के घोषणा पत्र से, 1813 के आज्ञा पत्र से, मैकाले के विवरण पत्र से। दोस्तों तो आप जानते गाइज, भारत में छनाई का काम की जो नीति थी वह मैकाले विवरण पत्र ने शुरू किया। 1 लाख रुपया पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए 1813 के आज्ञा पत्र से आया। दोस्तों और आपको बता दें दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा को खूब वरीयता दी किसने? मैकाले ने। और दोस्तों जब 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया तो दोस्तों उन्होंने कहा कि मैकाले की छन्नीकरण की नीति को तुरंत बंद कर दिया जाए और भारत में नए स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा भारतीयों द्वारा चलाए गए स्कूल आज भी चल रहे हैं,
जबकि मैकाले ने इतना अत्याचार किया है, इसका मतलब उनमें दम है। इसलिए सरकार मदद करते वक्त भारतीय स्कूलों में और अंग्रेजी स्कूलों में कोई भेदभाव ना करे, उनको भी मदद मुहैया कराई जाए और वो अपने स्कूल को चला सके। यहां से दोस्तों ग्रांट इन एड बोलते हैं इस इंग्लिश में, यहां से सहायता अनुदान राशि की शुरुआत होती है। सो द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे। लेट्स गो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, यशपाल समिति की रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? शिक्षा बिना बोझ के, एनसीएफ 2005 से, दोनों, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। यशपाल समिति की रिपोर्ट को किस नाम से जानते हैं हम लोग? आइए एक बार देखते हैं। यशपाल समिति की रिपोर्ट को हम किस नाम से जानते हैं? शिक्षा बिना बोझ के, एनसीएफ 2005 के नाम से, सी दोनों के नाम से, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको थोड़ा बता दें कि यशपाल समिति, देखिए दोस्तों, यशपाल समिति, आप में से दोस्तों आपके उत्तर जरूर मैं देखना चाहूंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। आप में से काफी लोगों ने दोस्तों बिल्कुल देखिएगा, आप में से काफी लोगों ने गलत उत्तर दिया है दोस्तों। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति के अध्यक्ष थे कौन? यशपाल साहब। पर यह हमारा उत्तर नहीं गाइज, ये तो बहुत बात की बात है दोस्तों। 1993 15 जुलाई 1992 में दोस्तों बनाई गई क्या यशपाल समिति? आपने सुना होगा 1992-93। 15 जुलाई 1993 को देखेंगे, 15 जुलाई 1993 को यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की दोस्तों। आप सभी जानते हैं, जिसे शिक्षा बिना बोझ के नाम से जाना गया दोस्तों। इसी को आधार मानकर 2000 का एनसीएफ बनना था। क्या वर्ष 2000 का एनसीएफ इसी के आधार पे बनना था दोस्तों। पर उन्होंने मोटी मोटी किताबों को मना किया था। पर एनसीएफ 2000 ने, माफ करना, एनसीएफ 2000 ने दोस्तों वही गलती कर दी। इसलिए इसको सुधारने के लिए बाद में उसी व्यक्ति ने जिसने इसको लिखा था, उसी को एनसीएफ 2005 की संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो अब आप समझ गए होंगे दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। इसलिए यशपाल को ही एनसीएफ 2005 का प्रमुख लीडर बनाया गया। पर दोस्तों यह रिपोर्ट जो 15 जुलाई 1993 को आई थी, उसे कहा गया था शिक्षा बिना बोझ के। एक बार यस करें, हाँ हम समझ गए हैं जो आप कर रहे हो। पहले यस करें दोस्तों कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं, वरना फिर समझाऊं। यस, लेट्स गो। आइए, ओके, यस करें, हाँ सर समझ रहे हैं। ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, +2 को दोस्तों पहले स्कूली शिक्षा में सिर्फ 10वीं तक को माना जाता था। आपको बता दें, पहले स्कूली शिक्षा में सिर्फ 10वीं तक की शिक्षा आती थी। तो दोस्तों +2 मतलब 12वीं तक को भी स्कूली शिक्षा का अंग कब माना गया? 1986 की शिक्षा नीति में, 1992 की शिक्षा नीति में, या कोठारी आयोग की सिफारिश में? उपरोक्त में से कोई नहीं गाइज। आइए शुरू करते हैं। +2 को भारत में स्कूली शिक्षा का अंग कब माना गया दोस्तों? 1986 की शिक्षा नीति में, 1992 की शिक्षा नीति में, कोठारी आयोग की सिफारिश में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। आइए देखते हैं इसको। तो आपको बता दें दोस्तों, 10 + 2 + 3, आप तो वैसे भी इसे समझ सकते हैं कि दोस्तों 10 + 2 + 3 की प्रणाली किसने अपनाई दोस्तों? 1986 की शिक्षा नीति ने। तो यहां तक तो अलग था दोस्तों, इसलिए ये तो उत्तर हो नहीं सकता। जब दोस्तों 1992 में दोस्तों एक्चुअली प्लान क्या बनाया गया था कि हर 4-5 साल बाद 1986 की नीति की समीक्षा होगी दोस्तों। तो 1992 दोस्तों जनार्दन रेड्डी समिति, कई समितियां बनाई गई दोस्तों, और इन सब की जो मिली जुली रिपोर्ट आई 1992 में दोस्तों, यहां फिर भी थोड़ा हो गया, 1992 की संशोधित शिक्षा नीति लिखना चाहिए था दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, संशोधित। दोस्तों 1992 में कोई शिक्षा नीति नहीं आई थी, बल्कि 1986 की नीति का ही संशोधन आया था। उन्होंने कहा कि जो 10 + 2 है, इससे ऐसा लग रहा है कि 10वीं तक की स्कूली शिक्षा है, फिर +2 अलग है, +3 ग्रेजुएशन की शिक्षा है। तो उन्होंने कहा कि अब इसे 10 नहीं 12 + 3 कर दिया जाए, अर्थात +2 को स्कूली शिक्षा में ही शामिल कर लिया जाए। और यह कहा गया है दोस्तों 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों?
एबिंगहॉस ने, फ्रायड ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने। दोस्तों एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आई, सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत किसने दिया? यस, आपको बताना है क्या कि सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत किसने दिया? एबिंगहॉस ने दिया, फ्रायड ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, या फिर वुडवर्थ ने दिया? दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यस, तो दो नाम जो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन वैसे भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको बता दें, विस्मृति के दो ही प्रमुख सिद्धांत हैं। एक जो कहता है कि लोग इसलिए भूलते हैं क्योंकि वो कुछ समय तक सूचना का उपयोग नहीं करते, इसलिए दोस्तों मतलब विस्मृति तब होती है जब सीखी गई सूचना निष्क्रिय हो जाती है, इसलिए इसे निष्क्रिय विस्मृति का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। पर एक सिद्धांत बाद में आया जो दोस्तों इसका उल्टा आया, उसने कहा लोग न यूज करने के कारण नहीं भूलते, बल्कि लोग जानबूझकर भूलते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं वो जो जानबूझ के भुला देना चाहते हैं, तो दोस्तों जानबूझ के भूलने में दम लगाना पड़ेगा भाई, इसलिए इसे सक्रिय विस्मृति कहा गया। क्या? सक्रिय विस्मृति कहा गया दोस्तों। ये दो सिद्धांतों में दोस्तों पहले के जनक हैं कौन? एबिंगहॉस साहब। कौन है? एबिंगहॉस साहब। और दोस्तों आप जानते हैं विस्मृति का पहला अध्ययन करने का श्रेय भी एबिंगहॉस साहब को जाता है, हरमन एबिंगहॉस। और सक्रिय विस्मृति के सिद्धांत को दोस्तों किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। तो दोस्तों आपको हल्का सा दोनों समझाना चाहूंगा। दोस्तों एबिंगहॉस ने कहा कि जैसे आपने गणित के फार्मूले सीख लिए, अब आप 8, 9, 10 महीने, दोस्तों दोनों लोग अपनी जगह पे सही है, आप 9-10 महीनों से गणित नहीं लगा रहे हो, तो आप क्योंकि फार्मूले यूज नहीं कर रहे हो आप भूल जाओगे, यह निष्क्रिय विस्मृति है। और दोस्तों फ्रायड ने क्या कहा? फ्रायड ने कहा कि जहां हम जूता खा के आए हों, जहां हम असफल हो गए हो, जहां हम हार के आए हों, जहां हमारी बेइज्जती हुई हो, वो चीजें हमें याद रहती है तो हमें टीस देती हैं, दर्द देती हैं। इसलिए पूरी ताकत लगाकर जानबूझकर ऐसे दुखद अनुभवों को हम अपनी विस्मृति से अलग कर देते हैं, भुला देते हैं। तो क्योंकि यह जानबूझ के भूला जाता है, इसलिए इसे सक्रिय विस्मृति का सिद्धांत कहते हैं। और इसी को दोस्तों विस्मृति का दमन का सिद्धांत भी कहते हैं। विस्मृति का दमन का सिद्धांत। और इसे किसने दिया है गाइज? इसे दिया है किसने? फ्रायड ने। सो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर गाइज। इसको अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आई। अवधान के लिए जरूरी दशाएं कौन सी है? मतलब दोस्तों कोई चीज आपका ध्यान खींचे, कि बरबस आपका ध्यान खींच ले, इसके लिए जरूरी कंडीशंस क्या है दोस्तों? पहला, उद्दीपक की तीव्रता, उद्दीपक का आकार, उद्दीपक की अवधि, उपरोक्त शब्द। आइए दोस्तों इसको, और दोस्तों आपका ध्यान खींचने में जरूरी दशाओं में से क्या क्या काउंट होंगी? आइए बड़ा ही दोस्तों मैंने इस प्रश्न को कई एग्जाम में देखा हुआ है। प्रश्न कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल समझ पे आधारित प्रश्न है, पर पता नहीं क्यों आता है गाइस। तो एक बार देखते हैं। आइए, अवधान के लिए जरूरी दशाएं कौन सी है? दोस्तों देखिए सिंपल सी बात क्या है, हमारा ध्यान किस तरह से चीजों की तरफ खींचता है। आइए एक बार आपको हल्का समझाते हैं। दोस्तों जैसे एक गाड़ी एकदम धीरे धीरे आ रही है कछुए की चाल से, तो हम दोस्तों देखते हैं, ध्यान नहीं देते, अरे यार चलो हट जाएंगे रास्ते से, अभी इसके आने में बहुत समय है। और दोस्तों अगर एक कार बहुत तेजी से हमारी तरफ चली आ रही है, फटाक से हमारा ध्यान खींचती है, हम हट जाते हैं दोस्तों। अर्थात कोई चीज अगर तेजी से कोई उद्दीपक दिख रहा है, जैसे दोस्तों आप समझिए, देखिए कैसे आपको समझाता हूं। जैसे एक प्रचार दोस्तों, आप उसे पसंद नहीं करते, पर वो बार बार बहुत दोस्तों कम अंतराल पे आ रहा है, बार बार दिन में 50 बार दिखा रहा है। दोस्तों आपको नहीं पता है गाइज, टेलीविजन में जो ऐड दिखाए जाते हैं इसमें बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है गाइज। इतने ज्यादा बार आपको ऐड दिखा देते हैं कि दोस्तों आपका ध्यान बरबस आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। या क्या है? उद्दीपक की तीव्रता या गति। अगला दोस्तों उद्दीपक का आकार। दोस्तों नेचर का ये नियम है कि अपन छोटी चीजों की अपेक्षा बड़ी चीजों से ज्यादा आकर्षित। जैसे दोस्तों कोई चीज ऐसी है जो हमको दोस्तों छोटी है तो दूर से साफ से दिखाई नहीं देती, वो हमें आकर्षित नहीं करती। पर कोई चीज कभी कभी इतनी, जैसे दोस्तों खिलौना देख लीजिए, बच्चे चाहे भले ही छोटे हो पर चाहते खिलौना पहाड़ जैसा ले, तो दोस्तों जनरली जो बड़े आकार के उद्दीपक होते हैं वो हमें ज्यादा आकर्षित करते हैं। अगला है दोस्तों
उद्दीपक की अवधि, देखिए गाइस सिंपल सी बात क्या है, कोई चीज कम समय के लिए दिखेगी, कम ध्यान खींचेगी, पर ज्यादा समय तक, जैसे दोस्तों अभी आप देखिए कोई चीज है, जैसे कोई पेंटिंग है या कोई खिलौना है, बच्चा अगर तुरंत देखा, तुरंत हटा दिया तो ध्यान नहीं, और दोस्तों देखा 2-3 मिनट देख लिया, उसका नहीं जा रहे तो बढ़िया है, तो दोस्तों उसके लिए तुरंत रोने लगेगा कि नहीं नहीं मुझे ये चीज चाहिए दोस्तों। अर्थात सही उत्तर क्या है गाइस? उपरोक्त सभी दोस्तों। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम के सिद्धांत में आहा अनुभव शब्द का प्रयोग किया? दोस्तों मैंने पढ़ाया हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम के सिद्धांत में आहा अनुभव शब्द का प्रयोग किया है? कोहलर ने, बेंडूरा ने, टॉलमैन ने या थॉर्नडाइक ने? दोस्तों आइए देखते हैं। यस, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत अधिगम के सिद्धांत में आहा अनुभव शब्द का प्रयोग किया? आइए देखते हैं। यस दोस्तों, जैसा आपको पता है, मुझे यकीन है मेरे बच्चों का आप सही उत्तर देंगे, मैं आपके उत्तर को देखूंगा जरूर। यस, और आपने दोस्तों बहुत ही बिल्कुल सही, एंड द राइट आंसर इज गाइज, मैंने आपको बोला था दोस्तों कि आहा अनुभव, दोस्तों बच्चे कैसे बोलते हैं, आहा हा हा हा, मुझे मिल गया। दोस्तों एक अचीवमेंट का, सफलता पाने का एक्सप्रेशन, आहा हा हा मुझे मिल गया, मैंने गेट खोल लिया, मैंने फ्रिज खोल करके कैंडी खा ली। दोस्तों अचानक ही समस्या का हल ढूंढ निकालना, जिसे सूझ आप कहते हैं दोस्तों, इसके कई नाम हैं। जैसे दोस्तों इसका एक नाम है अंतर्दृष्टि, इसका दूसरा नाम है दोस्तों सूझ, इसका तीसरा नाम है दोस्तों आहा अनुभव। क्या है? आहा अनुभव। और दोस्तों आपने जरूर आर्किमिडीज का एक्सप्रेशन सुना होगा, यूरेका, जिसे दोस्तों आप ऐसे लिखते हो, यूरेका मतलब मुझे मिल गया, आई फाउंड इट। ये दोस्तों 4 नाम है किसके? सूझ के। सूझ के 4 नाम है, तो आप समझ गए हैं दोस्तों इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है सीफ चेन्नई, कोहलर। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? दोस्तों आइए देखते हैं। निम्न में से किस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं? इसको यस आई ओके तो निम्न में से किस अवस्था को, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था, खूब अच्छे से मैंने आपको अवस्थाओं में पढ़ाया दोस्तों। बच्चा क्या बोलता है? मैंने एक लाठी मारा, 3 शेर मर गए पापा, मैंने भालू को दौड़ा के मार डाला। दोस्तों बच्चे में तर्क नहीं होता गाइज, उसको समझ में नहीं आता कि यार रियल में भालू और कुत्ते और शेर बड़े डेंजरस होते हैं, मैंने हाथी को जंगल में मार के भगा दिया। दोस्तों बच्चे के चिंतन में तर्क का अभाव होता है, वो अपना मनमानी कल्पना, काल्पनिक सोच रखता है। इसलिए दोस्तों अब आप समझ गए होंगे इस अवस्था को, वैसे मैंने नाम सहित आपको लिखवाया है, आप यस कर सकते हैं। हाँ सर, आपने अतार्किक, मैंने बोला है आपको शैशव अवस्था के नाम में लिखाया है, अतार्किक चिंतन की उम्र। इसमें बच्चों की बातों में कोई तर्क नहीं होती, बस वो बकता रहता है दोस्तों। सो द राइट आंसर इज गाइस शैशवावस्था। ये देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19। किस अवस्था में बालक अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहता है? दोस्तों किस अवस्था में बालक अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? दोस्तों ये देखते हैं। यस राइट, आपको बता दें दोस्तों यह किस अवस्था में होता है। गाइस जब आपने शैशवावस्था में किसी दोस्तों 3 साल के बालक को बैठे दिखा, अरे यार मैं क्या बनूं यार, डॉक्टर बनूं या वकील बनूं। दोस्तों शैशवावस्था में हम इतना नहीं सोचते गाइस। बाल्यावस्था में भी दोस्तों थोड़ा बहुत होता है, पर इतना ज्यादा नहीं होता कि आप 8 साल की उम्र सोच रहे अरे यार मैं डॉक्टर बनूं, वकील। दोस्तों वास्तव में कैरियर को लेकर चिंता आती किशोरावस्था में, जब 12-13 साल के हो जाते हैं। पापा बोलते बेटा क्या लोगे, साइंस लोगे, आर्ट लोगे बेटा, या कॉमर्स लोगे, क्या बनना चाहते हो? तब दोस्तों हमें जानते हैं भविष्य में हमारा संभावित भूमिका, कैरियर क्या होगा। तब धीरे धीरे हम चिंतित होना शुरू हो जाते हैं कि हम वकील बने कि डॉक्टर बने। सो द राइट आंसर इज गाइस किशोरावस्था। आई इसको एक क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों 1-2 बार, 20वां। आई फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की नैतिकता कहां पाई जाएगी? मैं चाहूंगा दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बताएं, मुझे भी अच्छा लगेगा। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की नैतिकता कहां पाई जाएगी? उसके इदम में, अहम में, पराहम में, या इनमें से कोई नहीं? गाइस आइए देखते हैं इसको।
फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की नैतिकता कहां पाई जाएगी? आइए दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया है इदम में होता है मार काट, काम वासना, घटिया इच्छाएं, अतिरिक्त इच्छाएं, जबकि अहम वास्तविकता में जीता है। दोस्तों यही इदम को दबाता है, भाई गलत बात है भैया, मार काट करना, बलात्कार करना, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, यह वास्तविकता में जीता है दोस्तों। पर दोस्तों अंतिम शक्ति जो पराहम है वह है, मैंने आपको खूब अच्छे से लिखवाया है, धर्म है, नैतिकता है, पुलिस है, न्यायालय है जो आपको रोकता है। मतलब दोस्तों अगर इदम ने नहीं बात सुनी किसकी, अहम की, तो लास्ट में पराहम रोकेगा, क्योंकि यह पुलिस है, न्यायालय है, यह वो बाहरी शक्ति है जो आपको डर के कारण गलत नहीं करने देता। दोस्तों आपको मैंने लिखवाया हुआ है कि हमारी नैतिकता का समावेशन कहाँ होता है, हमारे पराहम में होता है। दोस्तों कहाँ होता है? पराहम में। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर। मनोविज्ञान की अंतः दर्शन विधि का जनक, ये भी लिखवाया हुआ है दोस्तों, मैं बताऊं चाहूंगा, आप बताएं मनोविज्ञान की अंतः दर्शन विधि का जनक किसे माना जाएगा? ऑप्शन ए वॉटसन को, विलियम जेम्स को, विलियम वुंट को, या फिर मैकडूगल को। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यस, मनोविज्ञान की अंतः दर्शन विधि का जनक आप किसे मानेंगे दोस्तों? वॉटसन को, विलियम जेम्स को, या विलियम वुंट को, या फिर मैकडूगल को? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मनोविज्ञान की अंतः दर्शन विधि, पहले जान ले दोस्तों, अंतः दर्शन का अर्थ है अपने अंदर झांकना। दोस्तों आपको थोड़ा बता दें, जैसा मैंने आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है दोस्तों, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या कि दोस्तों एक सिद्धांत आया जिसका नाम था क्या? संरचनावाद। और संरचनावाद के जनक कौन थे दोस्तों? विलियम वुंट। और वुंट साहब ने क्या कहा? वुंट ने कहा कि हम चेतना ही मानव के हर अनुभव का आधार है, हम चेतना से ही अनुभव होते हैं। इसलिए संरचनावादियों ने दोस्तों, उन्होंने कहा चेतना की एक संरचना है, इसके 3 अंग हैं, इसलिए दोस्तों संरचनावाद कहलाया है। जैसा आप जानते हैं कि दोस्तों चेतना, भाई आप इस मार्कर को देख सकते हैं, इस डिजिटल बोर्ड को देख सकते हैं, मेरे टी शर्ट को देख सकते हैं, पर दोस्तों आप मेरी चेतना को नहीं देख सकते। अर्थात चेतना अमूर्त है, यह केवल महसूस की जा सकती है। भाई आपकी चेतना में क्या चल रहा है? अंतः दर्शन क्यों दोस्तों? खुद के अंदर झांकना। आप मेरे अंदर थोड़ी झांक के देख पाओगे कि सर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मैं आपके अंदर झांक के नहीं देख सकता, यह खुद आदमी अनुभव कर सकता है, यह एक आंतरिक मामला है। इसलिए दोस्तों अध्ययन विधि जो चेतना का अध्ययन करती थी, क्योंकि चेतना अमूर्त है, अस्पष्ट है, उसे अंतः दर्शन विधि कहा गया। और इसके जनक माने गए दोस्तों कौन? विलियम वुंट। आई होप गाइज हम इसको पूरी तरह से अच्छे से समझ रहे हैं। इसके जनक दोस्तों किसको माने गए? विलियम वुंट को माना गया। और अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जी। एनसीएफ 2005 में कौन से शिक्षण सूत्रों का जिक्र किया गया है दोस्तों? आइए, यस, एनसीएफ 2005 में कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का जिक्र किया गया है? आइए देखते हैं। यस, पहला, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर, उपरोक्त सभी गाइड्स। आइए शुरू करते हैं इसको। एनसीएफ 2005 में कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का जिक्र किया गया है दोस्तों एक बार आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों। एनसीएफ 2005 में अलग अलग जगह कुछ शिक्षण सूत्रों का दोस्तों, कहीं एक ही, किसी बुक में आप देखोगे 2 ही दिया रहेगा दोस्तों। जब पूरा बुक पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में दोस्तों, कई बार हम भी कंफ्यूज हुए, वास्तव में दोस्तों एनसीएफ 2005 में जो शिक्षण सूत्र, एक बार मैं चाहूंगा आप खुद उत्तर दे दोस्तों। एनसीएफ 2005 में दोस्तों वास्तव में 3 शिक्षण सूत्रों का जिक्र किया गया दोस्तों, मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले विद्यार्थी को ईमानदार बालक दिखाएं, क्योंकि वो दिखता है, मूर्त है। फिर ईमानदारी के बारे में बताएं, वो गुण है, वो अमूर्त है दोस्तों। ज्ञात से अज्ञात, पहले विद्यार्थी को दोस्तों क्या, जैसे विद्यार्थी को दोस्तों क्या बोले कि बेटा आप देखो ना, आपके सामने यह जो केले का पेड़ है वह एक फल है, तो दोस्तों यह ज्ञात है, दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों अज्ञात, अब उसको आप बताएंगे, जो दोस्तों नहीं पता था आप उसे अमरूद के बारे में बता सकते हैं। मतलब दोस्तों पहले जो ज्ञात है दोस्तों, कहने का अर्थ क्या है समझा रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला था? 1 पेन का दाम 5 रुपए है, 10 पेन का दाम बताएं। तो दोस्तों 1 पेन का दाम ज्ञात है, इसी के सहारे 10 पेन का दाम ज्ञात किया जाएगा, जो क्या है? अज्ञात है दोस्तों। 1 पेन का दाम तो बताया नहीं, आप बोल रहे बेटा 10 पेन का दाम बताओ, पहले भैया 1 का बताओगे तभी तो बताएगा। और स्थानीय से वैश्विक की ओर, पहले अब ये नहीं कक्षा 1 में आप करें बेटा प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है दोस्तों, पहले उसको गांव का तालाब बताइए, फिर गंगा जी बताइए, फिर बंगाल की खाड़ी बनाइए, अरब सागर बताइए, तब पहले दोस्तों वो चीज बताइए
जो लोकली दिखती है, स्थानीय पाई जाती है, फिर उसी को बड़ा करते करते हम पूरे दुनिया में वैश्विक स्तर पर समझा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हमेशा व्यक्ति अपनी लोकल परिस्थितियों, स्थानीय वस्तुओं से परिचित होता है। इसलिए दोस्तों हम इसे क्या बोलते हैं, स्थानीय से वैश्विक की ओर। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थानीय से वैश्विक की ओर। ऐसा दोस्तों हम इसको मान सकते हैं। यस, इसको आगे चलते हैं दोस्तों, इसको आइए तो बताएं दोस्तों कैसा लगा आज का यह सेशन। दोस्तों आप संख्या नहीं बढ़ा पा रहे, एक बार मुझे बताएं कैसा लगा दोस्तों, आज मैंने कैसा पढ़ाया, थोड़ा सा बताएं। यस, हाउ वाज द सेशन। यस, आई बताएं दोस्तों कैसा था आज का यह सेशन। मैंने अपने तरफ से दोस्तों पूरी ताकत झोंकी है। मुझे बताएं हाउ वाज द सेशन। यस, पढ़ते रहे दोस्तों। मैं सिर्फ आपको बोलूंगा कि धीरे धीरे दोस्तों, धीरे धीरे बस ऐसे एक कछुए की चाल से चलते रहिए, पढ़ते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए दोस्तों, ये सबसे जरूरी बात है। यस, बताएं कैसा लगा। यस, राइट। चलिए दोस्तों, आप जानते गाइज कर्फ्यू दोस्तों लगा हुआ है, तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि थोड़ा समय रहते मैं भी निकल जाऊँ दोस्तों, लगातार यही दिन भर बना रहना पड़ता है। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए मैं आरपी मिश्रा आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा दोस्तों। कल तक के लिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। और हाँ दोस्तों, एक बात आपको और बता दें कि ऑलरेडी जो हमारे प्रवीण सर की क्लास जो दोस्तों रात को 9 बजे मेरे बाद होती थी, आप दोस्तों प्रवीण सर की आप लोगों ने बहुत हौसला अफजाई की, एंड इज ए वेरी गुड टीचर दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे ऑलरेडी दोस्तों प्रवीण सर की क्लास है, वो अब दोस्तों शाम को 4 बजे हो गई है, आप इसे दोपहर के 4 बजे कर सकते हो दोस्तों। मैं चाहूँगा कल से सर की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों उपस्थित होकर दोस्तों क्लास को सफल बनाएं। तो कल से दोस्तों 4 से 5 ऑलरेडी प्रवीण सर की क्लास में दोस्तों आप उपस्थित हो। थैंक यू गाइज, इस सेशन को सफल बनाने के लिए गाइज, थैंक यू। 5 ऑलरेडी प्रवीण सर की क्लास में दोस्तों आप उपस्थित हो। थैंक यू गाइज, इस सेशन को